गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं अमित तिवारी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फोकस ऑन फिजिक्स। बच्चों, आज हम क्लास 12th के लिए चैप्टर 10 से रिलेटेड एमसीक्यू का पार्ट 2 लेकर के आए हुए हैं। चैप्टर का नाम है तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। क्लास 12th के सेकेंड वॉल्यूम में मिलेगा आपको। तो चलिए आज के 25 क्वेश्चन को शुरू करते हैं, जो कि बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि 26, क्योंकि इसके पहले 25 हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि टू वेव फ्रंट्स इंटरसेक्ट ईच अदर। तो बच्चों इसका आंसर होगा, जैसे क्वेश्चन है कि दो तरंगाग्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, तो इसका आंसर होगा कि वे प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। अब इसका कारण क्या है थोड़ा समझते हैं। जैसे मान के एक सोर्स है, पॉइंट सोर्स है, जिससे रे बाहर की तरफ निकल रहे हैं। देखिएगा बुगा ध्यान से। तो इसका अगर वेव फ्रंट अगर आप बनाएं तो वेव फ्रंट कैसा होगा? रे के यानी कि प्रोपेगेशन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होता है, तो स्फेरिकल हो गया। अब इसमें दो वेव फ्रंट को उठा लेते हैं, एक ये फर्स्ट वाला और एक सेकंड वाला वेव फ्रंट, यही है ना, जो कि रे ऐसे आगे बढ़ रहा है और ये 90 डिग्री के एंगल बना रहा है। कैसे? अगर यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जाए तो 90 डिग्री के एंगल बनाता हुआ दिखाई देगा। अब ये क्वेश्चन आता है कि अगर इसने इसको या इसने इसको काट दिया तब क्या होगा? जैसे मान गए एक वेव फ्रंट ऐसे है और दूसरा वेव फ्रंट ऐसे आकर के दोनों ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया। ध्यान दीजिएगा बुआ। अब आप क्या कीजिए कि सबसे पहले इस इंटरसेक्शन पर, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, या इसके एक टेंजेंट को ड्रॉ कीजिए और इधर से एक 90 डिग्री हो गया। तब पहला रे या वेव का प्रोपेगेशन कुछ इस टाइप से हो गया। अच्छा, दूसरे के लिए अगर यहां से हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इसके लिए आपका 90 डिग्री कुछ ऐसे बन जाएगा। तो ये दूसरा रे प्रोपेगेट होने लग गया। अगर देखें हम तो ये रे ऐसे आ रहा है और ये वाला रे ऐसे आ रहा है। अब आप देखें एक ही पॉइंट पर रे यानी कि वेव के दो डायरेक्शन हो गए हैं, यानी कि रे के प्रोपेगेशन, रे के आगे बढ़ने के दो डायरेक्शन दिख रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एक पॉइंट पर किसी रे का एक ही डायरेक्शन हो सकता है। और आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर कितने डायरेक्शन मिल रहे हैं? दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए वे कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, कभी भी इंटरसेक्शन उनका नहीं होता है वो। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ब्रूस्टर लॉ? ब्रूस्टर नियम के लिए सही है। तब बच्चों इसका आंसर होगा म्यू इज इक्वल टू tan IP। IP क्या है? तो एंगल IP जो लिखा हुआ है इसे कहा जाता है एंगल ऑफ पोलराइजेशन, ध्रुवण कोण कहा जाता है। अब ये क्या है इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं हम। मान गए एक सरफेस है जो कि ऊपर रेयरर मीडियम है, विरल माध्यम, और नीचे डेंसर मीडियम है यानी कि सघन माध्यम है। अगर यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आया यहां पे, तो यहां पर नॉर्मल बना दीजिए। तो आप पढ़े होंगे थ्योरी में कि जब अनपोलराइज्ड लाइट आते हैं तो कुछ लाइट का रिफ्लेक्शन हो जाता है और कुछ का रिफ्रैक्शन हो जाता है। ठीक है ना। यहां से अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ध्यान दीजिएगा बुआ। अनपोलराइज्ड बना देते हैं। ये जो डॉट बता रहा है वो बता रहा है कि प्लेन के परपेंडिकुलर चल रहा है, और जो ऊपर नीचे है वो बता रहा है कि प्लेन के पैरेलल चल रहे हैं। तो मान के कुछ रे ऐसे और ऐसे वाला, मतलब कि पैरेलल वाला और परपेंडिकुलर वाला कुछ निकल गया। जो बच गया वो इधर की तरफ चला जाएगा, जो बच गया ये इधर की तरफ चला जाएगा। तो इसका कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हो रहा है। कंप्लीट पोलराइजेशन कब होता? जब या तो परपेंडिकुलर वाला या पैरेलल वाला दोनों में से कोई एक इस पर जाता। ठीक है ना। अब देखिए
ये कब पॉसिबल, यहां पर तो आप देख रहे हैं कि दोनों जा रहे हैं, एक परपेंडिकुलर वाले भी जा रहे हैं और पैरेलल वाले भी जा रहे हैं। अगर देखिएगा यहां से आप अनपोलराइज्ड लाइट को भेजिए, अगर रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच के एंगल को 90 डिग्री कर दिया जाए, यानी कि रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री कर दिया जाए, तो जो अनपोलराइज्ड लाइट आ रहा है, ठीक है ना, उनका कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है। यानी कि या तो परपेंडिकुलर वाला इधर निकल जाता है या फिर पैरेलल वाला ये निकल जाता है, और जो बच गया वो इधर की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ा बहुत इसमें भी परपेंडिकुलर वाला होगा, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट पोलराइजेशन। तो जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय जो यहां पर एंगल आई और ये एंगल आर बनता है, तो उस समय एंगल आई को आईपी कहा जाता है, यानी कि एंगल ऑफ पोलराइजेशन कहा जाता है। फिर से आई का, एंगल ऑफ इंसिडेंस का वह वैल्यू जिस पर अनपोलराइज्ड लाइट कंप्लीट रूप से पोलराइज्ड हो जाता है, उस समय आई को आईपी कहा जाता है। और याद रखिएगा ये आई, अब तो आई नहीं रहा, आईपी हो गया। आईपी और आर, यानी कि आईपी और आर का सम 90 डिग्री होता है, तो इसको भी आरपी मान लीजिए। ये कब पॉसिबल है, जब रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री हो जाए, तो उस समय लाइट जो अनपोलराइज्ड लाइट आता है उनका कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाता है, और उस समय जब कंप्लीट पोलराइजेशन होने लग जाए तो आई को आईपी कहा जाता है। कंप्लीट, यहां पर जो आई बनेंगे और यहां पर आर बनेगा, तो यहां का जो आई होगा वो आईपी के बराबर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कंप्लीट पोलराइजेशन नहीं हुआ। तो जब कंप्लीट पोलराइजेशन हो जाए उस समय आई को क्या कहते हैं, आईपी कहते हैं। नेक्स्ट, फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वेव्स। अब देखिए ये एक मीडियम है, ऊपर है रेयरर मीडियम यानी कि विरल माध्यम, नीचे है डेंसर मीडियम यानी कि सघन माध्यम। रे ऐसे आया और ऐसे निकल गया, यहां पर आप एक नॉर्मल डाल दें, ठीक है ना, तो इस समय आई और आर का वैल्यू क्या होता है, इक्वल होता है, यानी कि रिफ्लेक्शन में एंगल आई का वैल्यू एंगल आर के इक्वल होने चाहिए। नेक्स्ट, फॉर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव्स। अब बताने हैं आपको कि प्रकाश तरंगों के अपवर्तन के लिए क्या होगा। देखिए बाबू, मान गए एक सरफेस है, एक लेयर है, ठीक है ना, जो मीडियम को दो भागों में डिवाइड कर रहा है, ऊपर रेयरर है और नीचे डेंसर है, यानी कि विरल माध्यम है और सघन माध्यम है। तो लाइट आया, देखिएगा वो लाइट आया, और जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है, और स्पेशली जब रेयरर से डेंसर जा रहा हो, तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है। यहां पर आई हो गया और ये क्या हो गया, आर हो गया। तो इस कंडीशन में एंगल आई ग्रेटर होता है एंगल आर के, जब रेयरर से डेंसर जाए तब। लेकिन अगर इसका उल्टा कर दें हम, ऊपर डेंसर मान लें और नीचे रेयरर मान लें, ठीक है ना, उस समय जब लाइट वेव आएगा, यहां पर क्या मान लेंगे, नॉर्मल हो जाएगा, तो उस समय ये नॉर्मल से दूर जाने की कोशिश करेगा, तो इसको आर कहेंगे और इसको आई कहेंगे। तो यहां पर एंगल आई लेस देन एंगल आर होगा, यानी कि एंगल आर ग्रेटर देन एंगल आई हो जाएगा। अब आप देख लें, एंगल आई ग्रेटर देन एंगल आर हो सकता है और एंगल आई लेस देन एंगल आर हो सकता है, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा, ठीक है ना। नेक्स्ट, विच फेनोमेनॉन कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय द वेव थ्योरी। तरंग सिद्धांत प्रकाश के किस घटना की व्याख्या नहीं कर सकता है। देखिए बाबू,
इसमें दो टर्म नया मिल रहा होगा आपको, एक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और एक कॉम्पटन इफेक्ट। दोनों को पहले समझ लेते हैं हम। मान गए एक मेटल है, ठीक है ना, आपने इस मेटल पर लाइट वेव को इंसिडेंट कराया। अब ये लाइट वेव जब मेटल के सरफेस पर इंसिडेंट होगा, यानी कि पड़ेगा, आएगा, तो मेटल के अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको बाहर इजेक्ट करने लग जाएगा, यानी कि बाहर निकालने लग जाएगा। इस प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसे कह सकते हैं कि मेटल के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करना, किसकी वजह से? लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने की प्रक्रिया जो होती है उसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, आप पढ़े होंगे कि बहुत सारा कि आप पढ़े थे कि लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। और हर एक पार्टिकल का अपना अपना एनर्जी होता है और वह एनर्जी HF या HC बाई लैम्बडा के बराबर होता है। H का मतलब प्लैंक कांस्टेंट, C का मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट, F का मतलब फ्रीक्वेंसी और लैम्बडा का मतलब वेवलेंथ यानी कि तरंग दैर्घ्य होता है। जब फोटोन पार्टिकल मेटल के सरफेस पर गिरेगा तो मेटल के सरफेस के अंदर प्रेजेंट चार्ज बॉडी से टकराकर अपनी एनर्जी को उस चार्ज बॉडी को दे देगा। इसी इफेक्ट को कॉम्पटन इफेक्ट कहा जाता है। फोटोन पार्टिकल का किसी चार्ज्ड बॉडी से टकराना, स्पेशली इलेक्ट्रॉन टकराना और अपने एनर्जी को इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देना, यानी कि चार्ज बॉडी में ट्रांसफर कर देना, कॉम्पटन इफेक्ट कहलाता है। तब बाबू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट को वेव थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, ठीक है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होगा हमारा। नेक्स्ट, सम ऑफ आईपी एंड आईआर। बच्चों ये आईआर को आप आरपी भी लिख सकते हैं। कर आईपी और आईआर यानी कि आईपी और आरपी का योग बराबर होगा। आईपी और आरपी का सम पूछ रहा है कि कितना के बराबर होगा। सो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, हम लोग पढ़े थे यहां पर आईपी और आरपी का सम कितना होता है? 90 डिग्री होता है। तो इसमें आप देख लें कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट, विच वन डजंट ओबे द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इनमें से कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम का पालन नहीं करता है? देखिए बच्चों, ये तो आपके कोर्स का नहीं है, लेकिन कभी क्वेश्चन पूछा हुआ है या ऑब्जेक्टिव में, तो थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं। ओ रे ई रे दो चीजें समझिएगा ध्यान से कि ये दोनों होते क्या हैं। सो एक क्रिस्टल ले लीजिए, रेक्टेंगुलर क्रिस्टल ले लिए, आप यहां लाइट को एंटर करा रहे हैं, ठीक है ना, अनपोलराइज्ड लाइट को। अनपोलराइज्ड लाइट जो हर एक डायरेक्शन में मूव करता है, परपेंडिकुलर भी और पैरेलल भी। परपेंडिकुलर कैसे दिखाएंगे? डॉट से दिखाएंगे। और पैरेलल कैसे दिखाएंगे? आप ऐसे दिखाते हैं। सो ऐसे लाइट ये एंटर किया। अब लाइट यहां आकर के दो हिस्सों में बंट जाता है। एक हिस्सा नीचे की तरफ चला जाता है, ठीक है ना, और फिर बाहर ये निकलने की कोशिश करता है। एक दूसरा हिस्सा विदाउट डिफ्लेक्शन का ऐसे सीधा जाता है, सीधा निकलने की कोशिश करता है। तो ये जो ऊपर वाले जा रहे हैं उसमें जो परपेंडिकुलर वाले हैं, लाइट कैसे ट्रेवल करता है? एक ऐसे और एक ऐसे, ऐसे वाइब्रेट होता है और ऊपर नीचे भी वाइब्रेट होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैग्नेटिक वेव दोनों प्रॉपर्टी रखता है ये, देखिएगा। तो ऐसे वाला आप क्या कहेंगे? पैरेलल कह सकते हैं, और ऐसे वाला इसको परपेंडिकुलर कह सकते हैं। ऐसे वेव प्रोपेगेट हो रहा है ना, देखो जब वेव प्रोपेगेट होगा तो ऐसे ऐसे और अंदर ऐसे ऐसे, फिर ऐसे ऐसे, ये प्रक्रिया दोनों साथ में होते हैं। ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा और ऐसे ऐसे वाइब्रेट होगा और आगे बढ़ता भी रहेगा। अब यहां पर क्या होता है
कि परपेंडिकुलर वाला इसमें और पैरेलल वाला इसमें चला जाता है। प्लेन ऑफ पैरेलल जो होते हैं, प्लेन के जो पैरेलल होते हैं वो ऐसे चले जाते हैं, ठीक है ना, ऐसे 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 आ जाते हैं, ठीक है ना, ये निकल रहे हैं, ये दो हिस्सों में बट गया ना, दो है ना, एक ऐसे और एक ऐसे परपेंडिकुलर वाला। तो परपेंडिकुलर वाला इधर निकल गया और ये ऐसे निकल गया, तो इसको कहते हैं ओ रे, ऑर्डिनरी रे, और इसको कहते हैं ई रे, यानी कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे। नाम है ओ रे, ई रे। तो बच्चों कह रहा है कि जो ओ रे होता है, ऑर्डिनरी रे, वह लाइट के रिफ्रैक्शन के लॉ को फॉलो करता है, लेकिन जो ई रे होता है, इमर्जेंट रे सॉरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे होता है, वो फॉलो नहीं करता है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये सीधा निकल गया, ऑर्डिनरी हो गया, थोड़ा सा मुड़ा, फिर अपने पाथ को फॉलो करने की कोशिश किया तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रे हो गया। ये लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन को फॉलो नहीं करता है, स्नेल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, लेकिन ये स्नेल्स लॉ को फॉलो करता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये आगे के क्लासों में मिलेंगे, ये अभी शायद आपके बुक में कहीं नाम होगा, लेकिन ये मिलेगा नहीं आपको। नेक्स्ट, निकोल प्रिज्म वाज डिस्कवर्ड बाय, नाम से ही पता चल रहा है, लास्ट में निकोल लगा हुआ है ना, तो निकोल प्रिज्म। डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज ओनली पॉसिबल बाय, प्रकाश का व्यतिकरण संभव है, तो बच्चों इसका आंसर होगा कोहेरेंट सोर्स। इसको कला संबंध स्रोत है, इसको संगत प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है, इसे संगत प्रकाश स्रोत भी कहा जाता है, संगत और असंगत। अब ये दोनों क्या है, कोहेरेंट सोर्स। जैसे एक लेजर लाइट को आप जला दीजिए तो उसका फेज डिफरेंस, फ्रीक्वेंसी सब इक्वल होगा, ठीक है ना। तो वैसे सोर्स ऑफ लाइट या वैसे सोर्स जिनका फेज डिफरेंस और फ्रीक्वेंसी हर समय कांस्टेंट होता हो, उसको कोहेरेंट सोर्स कहेंगे हम। जैसे लेजर का एग्जांपल आप दे सकते हैं आप। नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ फ्रिंज विड्थ ऑफ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, दीप्त तथा अदीप्त फ्रिंजों के फ्रिंज चौड़ाई का अनुपात होता है। बच्चों फर्स्ट पार्ट में पढ़े थे कि फ्रिंज विड्थ जो होता है वो डी लैम्बडा अब बाई डी के बराबर होता है, वो ब्राइट का हो या डार्क का हो, दोनों का सेम होता है, ठीक है ना। अब ये दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तब बीटा ब्राइट अब बाई बीटा डार्क क्या होगा, दोनों बराबर है, कट के कितना हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, यानी कि 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होंगे। नेक्स्ट, ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन्स, प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंगे पुष्टि करता है पोलराइजेशन का, ध्रुवीकरण को। नेक्स्ट, विच वेव्स कैन नॉट बी पोलराइज्ड, तो बच्चों जो साउंड वेव्स होते हैं यानी कि ध्वनि तरंग होते हैं, उन्हें ध्रुवीकृत नहीं किया जा सकता है। इफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन अ मीडियम इज 33 डिग्री, यानी कि एंगल आर 33 डिग्री दिया हुआ है, इट्स पोलराइजिंग एंगल विल बी, यानी कि आपको आईपी निकालना है। तो हम पढ़े थे आर प्लस आईपी इज इक्वल टू कितना डिग्री, 90 डिग्री। आप चाहे तो यहां पी लगा दें, आरपी का वैल्यू दिया है 33 और आईपी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। तो आईपी बराबर 90 माइनस 33, यानी कितना हो जाएगा, ये 57 डिग्री हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इंटरफेरेंस इज ड्यू टू, व्यतिकरण की घटना का कारण है, तब बच्चों इसका आंसर होगा फेज डिफरेंस, यानी कि कलांतर। एक्स रेज आर, एक्स किरणें होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंगे, जो विद्युत क्षेत्र के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करती हैं, दोनों का प्रॉपर्टी कैरी करता है। द कंसेप्ट ऑफ सेकेंड वेवलेट्स वाज गिवन बाय, द्वितीयक तरंगिकाओं की अवधारणा दी गई थी। अब इसको समझिए, जैसे कि एक स्टील वाटर है, एकदम ठहरा हुआ पानी है, एक स्टील वाटर है, एकदम ठहरा हुआ पानी है, उसमें एक पत्थर उठाइए, आपने फेंक दिया,
आपने पानी में पत्थर डाला, अब क्या होगा, वेव प्रोपिगेट होगा ना, पहला वेव बना और दूसरा वेव बना, और पहले वेव पर छोटे छोटे वेवलेट होंगे जो दूसरे वेव के लिए एनर्जी सोर्स का काम करेगा। कभी देखे हो कि पहला वेव फ्रंट नहीं बने और दूसरा वाला बन जाए? ऐसा हुआ है कभी? नहीं होता है। जो फर्स्ट बनेगा फर्स्ट में होगा, और सेकंड के बनने के लिए फर्स्ट मतलब सेकंड जो वेव फ्रंट बनता है वह फर्स्ट के एनर्जी के अनुसार बनता है। देखते ना पानी में, फर्स्ट बना, सेकंड बना, और लास्ट वाला क्या होता है, ऐसे बनते बनते लास्ट में क्या होता है, छोटा होते होते खत्म हो जाता है। तो क्या होता है कि सेकंड के लिए पहला रिस्पॉन्सिबल है, और उसी तरह अगर थर्ड का एग्जांपल दें तो थर्ड के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, सेकंड वाला रिस्पॉन्सिबल होगा, फर्स्ट वाला नहीं होगा। तो वही पूछ रहा है कि सेकंड के लिए जो सेकंड बताया, जिसने बताया था क्या कि द कॉन्सेप्ट ऑफ सेकंड वेवलेट, यानी कि सेकंड वेव फ्रंट बनने के लिए फर्स्ट वेवलेट मतलब फर्स्ट वेव फ्रंट का वेवलेट जिम्मेवार होता है, किसने बताया था? तो इसका आंसर होगा हाइगेंस ने बताया था। ठीक है ना, मतलब कि दूसरे बनने के लिए फर्स्ट वाला रिस्पॉन्सिबल होता है, इसके बारे में किसने बताया था? तो आंसर होगा हाइगेंस के द्वारा। When the distance between light source and screen increased, then fringe width, जब प्रकाश स्रोत तथा पर्दे की दूरी बढ़ा दी जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई, देखिए B बराबर होता है d लैम्बडा बाई d। ये जो कैपिटल D है यह स्क्रीन और सोर्स यानी कि जहां से लाइट निकल रहा है उसके बीच की दूरी होती है। ठीक है ना, लैम्बडा को क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं, यानी कि तरंग दैर्घ्य कहते हैं। और स्मॉल डी जो होता है वो फर्स्ट ब्राइट से सेकंड ब्राइट या फर्स्ट डार्क से सेकंड डार्क के बीच की चौड़ाई होती है। तो इसी की चर्चा हो रही है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हम चर्चा कर रहे हैं कि जब जहां से लाइट निकल रहा है, ये आप देखेंगे कि इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जो सेकंड फर्स्ट एमसीक्यू सीरीज में मैंने आपको बताया था, जब आप चौड़ाई बढ़ाएंगे तो पर्दे का डार्कनेस का चौड़ाई क्या होगा, बढ़ने लग जाएगा। ठीक है ना, मतलब फ्रिंज विड्थ क्या हो जाता है, बढ़ने लग जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इंक्रीजेस। ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जब पढ़े होंगे वहां पर ये मिलेगा। सो ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट। ये सेकंड में फर्स्ट जब एमसीक्यू सीरीज में पढ़ा रहा था वहां पर मैंने बताया था द फेज डिफरेंस फाई एंड पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स ऑफ वेव इज रिलेटेड एज। आपको बताना है कि इसमें और इसमें क्या रिलेशन होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। डेल्टा एक्स बराबर लैम्बडा बाई 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। नेक्स्ट, इंटेंसिटी ऑफ वेव्स एंड इट्स एम्पलीट्यूड इज रिलेटेड टू। प्रकाश तरंगों की तीव्रता तथा आयाम में संबंध होता है। बच्चों आप पढ़े थे, याद आ रहा है कुछ? ऐसे पढ़े थे, जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएंगे तो के ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहां प्रोपोर्शनल का चिन्ह किसी में नहीं हटा है, यहां हटा भी है तो इसके साथ कुछ गलत ही दिया हुआ है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू हाइगेंस द नेचर ऑफ लाइट वेव्स इज। कह रहा है कि हाइगेंस के अनुसार प्रकाश की प्रवृत्ति होती है या प्रकृति होती है। तो इसका आंसर होगा ट्रांसवर्स, अनुप्रस्थ। ये लॉन्गिट्यूडनल अगर कह देते हैं तो ये साउंड में आ जाएगा। और आप पीछे पढ़े ना कि साउंड को पोलराइज नहीं किया जा सकता है, साउंड वेव को। नेक्स्ट, मैलस लॉ स्टेट्स। मैलस के नियम के अनुसार, बच्चों थ्योरी पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि इसका आंसर होगा आई प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा या आई बाई आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। अब देख लें ऑप्शन कौन सा मिल रहा है। इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए आपको क्या करना होगा, इसका थ्योरी देखना होगा, मैलस लॉ देखना होगा आपको, वहां पर इसके बारे में जानकारी आपको मिलेगी।
ऑब्जेक्टिव है, उतना क्लियर इसमें नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, टू लाइट वेव्स आर कोहेरेंट इफ दे हैव द सेम, दो प्रकाश तरंगों के कला संबंध होने के लिए चाहिए बच्चों फ्रीक्वेंसी बराबर होना चाहिए दोनों वेव का, वेवलेंथ बराबर होना चाहिए दोनों वेव का, और दोनों के बीच में 0 फेज डिफरेंस होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगर आप चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो बस एक ही उपाय है कि ऑप्शन को रट लेना, दूसरा कोई उपाय नहीं है, ठीक है ना। बाकी चैप्टर में होता है कि आप ऑब्जेक्टिव में हर एक बातों को क्लियर कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में है कि अगर आपने नहीं पढ़ा, क्योंकि 9th 10th 11th तक ये सब चीजें तो मिली नहीं थी, ये सब चीजें नहीं मिली थी आपको, ठीक है ना। तो इसलिए इस चैप्टर को स्पेशली पढ़ने के लिए, इसका ऑब्जेक्टिव अगर आप डीपली पढ़ना चाहते हैं तो पहले आपको चैप्टर पढ़ने होंगे, नहीं तो ऐसे ऑप्शन देख लीजिए। अगर एमसीक्यू के लिए पढ़ रहे हैं तो सिर्फ ऑप्शन आप याद कर लीजिए कि कौन से ऑप्शन में क्या क्या है। सो नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ वेव सोज पोलराइजेशन, अभी हम जस्ट पढ़े हैं कि ट्रांसवर्स वेव जो होता है, यानी कि अनुप्रस्थ तरंग जो होता है, वह तरंग ध्रुवीकृत हो जाते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोलराइजिंग एंगल ऑफ अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, किसी माध्यम के अपवर्तनांक √3 हो तो उनके ध्रुवण कोण होंगे। बच्चों आप पढ़े थे म्यू बराबर tan IP, किसका नियम था? ब्रूस्टर का नियम था। तब म्यू का वैल्यू दिया हुआ है √3, यहां लिख देते हैं tan IP, और √3 tan में किसका वैल्यू होता है? tan 60 डिग्री का, तो यहां tan IP लिख दीजिए, tan से tan कैंसिल और IP इक्वल टू हो गया 60 डिग्री, तो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, a small piece of stone is dropped in a still water, shape of wave front will, शांत पानी में एक छोटे से पत्थर का टुकड़ा गिराने पर तरंगाग्र का आकार होगा। देखिए बाबू, पानी है, मान गया कि पानी है, यहां पर एक छोटा सा पॉइंट सोर्स है, आपने पत्थर गिराया, अब क्या होगा आप देखते होंगे, पानी में गिरा के देख लेंगे, ऐसे तरंग बनती है ना उनकी, ठीक है ना। तो ये कौन सा शेप दिख रहा है? स्फेरिकल दिख रहा है, यानी कि गोलाकार दिख रहा है। ये सर्कुलर नहीं है क्योंकि ये 2D नहीं है, ये 3D है, और 3D सर्कुलर पाथ को स्फेरिकल कहा जाता है। इसके बारे में शायद हम वॉल्यूम 1 में पढ़े भी थे। तो बच्चों यही था, इस चैप्टर में हमारे 2 सीरीज थे एमसीक्यू के, टोटल 25 क्वेश्चन हो गए। तो बच्चों रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच बाबू।